ओके, एनीवेज हम लोग शुरू करेंगे आगे की पढ़ाई। एक ही दिक्कत हो जाती है ऐसे में, लास्ट क्लास में एग्जैक्टली क्या पढ़ाया था वो बात नहीं हो पाती हमारी। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मैं बताता जा रहा हूँ। हम लोगों ने ईएमआई शुरू किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया से चेंज हो, किसी एरिया के थ्रू पासिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो उस एरिया वाले लूप में एक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, एक ईएमएफ जनरेट होता है। ये ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या यू कैन से इक्वल होता है, और इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द, मतलब ऐसा होता है कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। ये हमारे पास दो लॉस थे, फेराडेज लॉ एंड लेंस लॉ, दोनों को मिला के हमने ऐसा कहा था। ठीक है, तो अब हम इसी विषय पे और चर्चा करेंगे कि, मतलब इसी टॉपिक पे और डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार ईएमएफ कब आएगा, कितना आएगा, अलग अलग केसेस में किस तरीके से आएगा। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज बेसिकली बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहां एस वेक्टर आपका एरिया है। सो दिस इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, एरिया वेक्टर है मतलब एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रहा होगा वो एंगल थीटा है। तो बी एस कॉस थीटा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। इस फ्लक्स को चेंज करने के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, दूसरा कि एरिया को चेंज किया जाए, और तीसरा कि थीटा को चेंज किया जाए। ये सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग इस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस भी कर रहे थे। मेरे ख्याल से हम लोगों ने दो एग्जाम्पल आज के लिए छोड़े थे, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। तो पहले हम उन दो 5 और 6 को डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, पहले ये देख लेते हैं। Figure shows a coil in a magnetic field decreasing at rate of 10 टेस्ला पर सेकंड। क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन डॉट से बता रहा है, मतलब बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और कहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 10 टेस्ला पर सेकंड से डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना उससे मतलब नहीं है हमें, उतना वो नहीं दे रखा हमको, पर बता रखा है कि किस रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रखा है। दूसरा का है देयर इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ईएमएफ 30 वोल्ट इन द कॉइल, मतलब एक बैटरी भी लगी 30 वोल्ट की। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है और इस लूप का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, देन वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द कॉइल। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है, वो बाहर की तरफ है। फील्ड बाहर की तरफ है तो फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं होता, बट फिर भी समझने के लिए फ्लक्स बाहर की तरफ है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स जो है वो आपका अंदर की तरफ है। ठीक है, इसलिए जो आपका ईएमएफ आएगा इंड्यूस्ड वाला, वो कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज अंदर की तरफ है, बाहर वाला डिक्रीज हो रहा है मतलब चेंज अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ ऐसा आएगा जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका एंटी क्लॉक हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका बाहर की तरफ आएगा। समझ में आ रही बात, सबको क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि इस बैटरी के, सॉरी, इस सर्किट में क्या हो रहा है बेसिकली। तो सर्किट में दो बैटरीज लगी हैं, एक तो ओरिजिनली जो बैटरी ही लगा रखी है हम लोगों ने 30 वोल्ट की, वो है, और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ की बैटरी जो कि उल्टे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, वो ई इंड्यूस्ड है।
ठीक है, दो बैटरी लगी हुई है। इस अब हमें बस इस ई इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, हम सीधे इस सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे। ई इंड्यूस्ड कितना होगा? ई इंड्यूस्ड की वैल्यू होगी डी फाइव बाई डी टी। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? डी फाइव बाई डी टी के बराबर, दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू डी बी बाई डी टी। क्योंकि हाँ एरिया तो कांस्टेंट है पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, दैट इज एरिया दे रखा है आपको 2 मीटर स्क्वायर और डीबी दे रखा है 10 टेस्ला पर सेकंड, बेसिकली माइनस 10 टेस्ला पर सेकंड दे रखा है, बट मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट का आपको ईएमएफ मिलेगा। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये 20 वोल्ट का है। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको 5 ओम दे रखा है, इधर 30 वोल्ट वाला है, इधर 20 वोल्ट वाला है। ऑब्वियसली 30 वोल्ट बड़ा है, ये जीत जाएगा। करंट इसमें कुछ ऐसा आएगा, मतलब करंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। एंड दिस करंट इज इक्वल टू 30 माइनस 20 अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। समझ में आया सबको? हम्म, आपका पता नहीं मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी। आप लोग प्लीज अगर कुछ आपको पूछना हो, कुछ डाउट हो तो चैट में डाल के चैट से पूछिएगा, ठीक है ना? कॉपी हो गया? देखो बेटा क्या हुआ है, 30 वोल्ट की बैटरी क्वेश्चन ने पहले लगा रखी है। फिर देख बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। मैग्नेटिक फील्ड जो कि बाहर की तरफ है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब फ्लक्स अंदर वाला डिक्रीज हो रहा है। इसलिए जो इंड्यूस्ड फ्लक्स आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। उसके लिए करंट, मतलब आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ई इंड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, इसलिए बैटरी आपकी ऐसे लगी। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया हम लोगों ने डी फाइव बाई डी टी से, एरिया इंटू डीवी डी टी, दैट इज 2 इंटू 10 20 वोल्ट। तो 30 वोल्ट का पहले से लगा रखा था, किसके लिए? क्लॉकवाइज के लिए। 20 वोल्ट का लग गया इंड्यूस्ड ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज। नेट क्लॉकवाइज कितना बचा? 30 माइनस 20 10। तो 10 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस 5 ओम इज द करंट। ठीक है, okay, let's move to our next question. कॉपी हुआ? अच्छा, ये कॉपी बोल रहा, क्वेश्चन सॉल्व हुआ? देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लल्लू है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि ये करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट वायर है। इसके बगल में दो लूप्स रखे हैं, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। इसको लूप 1 बोलते हैं, उसको लूप 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो
बोला है कि अगर लूप 1 को मैं वायर के पैरेलली वेलोसिटी v से लेके जा रहा हूँ और लूप 2 को वायर के परपेंडिकुलरली वेलोसिटी v से दूर लेके जा रहा हूँ वायर से, तो इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, ये बताना है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला वाला अगर लूप देखेंगे, या लूप के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? क्योंकि वायर में करंट इधर जा रहा है, तो हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, है ना। तो उसमें भी हम क्या देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आप आगे जाओगे, दूर जाओगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन वायर के पैरेलली मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्योंकि वायर के पैरेलली मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए पहला वाला लूप अगर वायर के पैरेलली मूव कर रहा है तो इसके एरिया में मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ आपका फाई कांस्टेंट है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, इसका मतलब करंट भी जीरो होगा। वहीं अगर मैं सेकंड लूप के बारे में बात करूं, तो सेकंड लूप में फ्लक्स अंदर की तरफ है, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जा रहा है वैसे वैसे ये फ्लक्स जो है ये डिक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ वाला फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है तो इसमें जो करंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि उसकी वजह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आए। इसके लिए जो करंट आना पड़ेगा लूप में वो एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आए और फ्लक्स में डिक्रीज को ये अपोज कर पाए। सो सेकंड वाले में क्लॉकवाइज और फर्स्ट वाले में नो करंट। समझ में आई बात? एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्लॉकवाइज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो आगे के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा है। मैंने तीन चीजों के बारे में बात की थी, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम लोगों ने फ्लक्स को चेंज करवा लिया, अब एरिया को चेंज करके फ्लक्स चेंज करेंगे, ठीक है, और उससे ईएमएफ जनरेट करेंगे। तो सिंपल से कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ खास पढ़ना नहीं है इसमें, सिर्फ एग्जांपल से देखें, थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं है नया। क्या है आपके पास, ये कंडक्टिंग ट्रैक है, ये वायर है, ये दो ट्रैक्स है कंडक्टिंग, इसके ऊपर वायर रखा हुआ, लेट से इसका रेजिस्टेंस आर है, ये R1 कह देता हूं, ठीक है। इस पूरे के पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, पूरे एरिया में, एवरीवेयर यूनिफॉर्म है, अंदर की तरफ है। इस इन दोनों ट्रैक्स के ऊपर या रेल्स के ऊपर क्या आ जाता है, रेल्स के ऊपर हमने एक वायर रख दिया जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और हम इस वायर को इस तरफ मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v से, जो कि आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें बताना है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of current in R1 and
R2, इन दोनों वायर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, गिवन दैट दिस लेंथ इज L, द लेंथ ऑफ दिस वायर R2 इज L, या फिर आप कह सकते हैं इन दोनों पैरेलल रेल्स के बीच में डिस्टेंस L है, ये आपको दे रखा है। आपको बताना है कि इन दोनों वायर्स में कितना करंट फ्लो करेगा और किधर फ्लो करेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, ओके। सो अब क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे कि मैं इस लूप को कंसिडर करता हूं। इस लूप का लेंथ पता है, विड्थ नहीं पता, तो लेट्स अज्यूम दिस विड्थ एज x। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L इंटू एक्स। अंदर की तरफ फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो क्या मैं लिख सकता हूं डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। हाँ है ना, होगा कि नहीं होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा मैंने यहाँ पे, डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। और dx बाई dt कितना है, v के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू बी एल वी। ये आपका डी फाइव बाई डी टी हुआ, जिस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपका ईएमएफ कितना आएगा इस लूप में, बी एल वी के बराबर आएगा। अगर इतना ईएमएफ आया तो करंट कितना आएगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखिए इस लूप के लिए दोनों वायर्स में रेजिस्टेंस जो है, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में नहीं है, पैरेलल में सिर्फ दिख रहा है, करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो अपॉन रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ठीक है। डायरेक्शन देखना है कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए फ्लक्स अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, किधर इंक्रीज कर रहा है, अंदर की तरफ। करंट ऐसा होगा जो इस अंदर की तरफ इंक्रीज है फ्लक्स को अपोज करे, मतलब करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, मतलब जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, R2 में करंट ऐसे जाएगा और R1 में करंट ऐसे आएगा। समझ में आया सबको कि नहीं आया समझ में? हम्म, सो दिस, या इसको आई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू बी वी एल अपॉन R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 ये आपका करंट है, और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब R2 में इधर से इधर, R1 में इधर से इधर। ठीक है बेटा? हाँ, डायरेक्शन एक बार समझो फिर से, ध्यान दीजिए। फ्लक्स जो था वो अंदर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं हो, बट समझने के लिए बोल रहा हूँ, फ्लक्स अंदर की तरफ है। एज एरिया इंक्रीजेस, इसका मतलब फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स अगर इंक्रीज हुआ तो इसका क्या मतलब है, फ्लक्स अगर इंक्रीज हुआ तो आप कह सकते हो कि क्या बोलेंगे, एक सेकंड, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, हाँ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ किधर की तरफ, इंक्रीज हुआ अंदर की तरफ, मतलब जो इंड्यूस्ड फ्लक्स आएगा, इंड्यूस्ड फ्लक्स और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करने के लिए आएगा, मतलब कि अंदर वाले फ्लक्स को अपोज करने के लिए आएगा, मतलब कि बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे इसे।
ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द वायर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस वायर को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते रहने के लिए कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। हुआ? देखो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इस वायर में करंट जा रहा था आई, मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ, तो इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, आई एल क्रॉस बी अगर करोगे तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर की तरफ। इसलिए आपको अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए तो आपको एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू आई एल बी के बराबर होगी, या आई की जगह कैपिटल आई लिखा है। तो बस इसको आप इस यहाँ पर करंट आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना फोर्स आप लगाओगे तभी वायर कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये अगला एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल है, ओके, तो फाइंड द एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड। एक्सटर्नली हमें कितना पावर डिलीवर करना पड़ेगा टू कीप द वायर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या होगा आंसर, सीधे सीधे एक्सटर्नल फोर्स इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर वन प्लस आर टू। कोई दिक्कत है इसमें? हम्म, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत हो तो बता दो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एक्सटर्नल नहीं, फाइंड द इलेक्ट्रिक पावर
कंज्यूम्ड, सर्किट में कितना इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम हुआ? जवाब क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन हो जाएगा पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर टाइम्स R1 प्लस R2, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। कोई दिक्कत है इसमें? पावर कितना होता है? आई स्क्वायर आर, आर कितना है? दोनों दोनों में सेम पावर, दोनों में करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंसेस R1 R2 है, इसलिए क्या हो जाएगा आई स्क्वायर R1 प्लस आई स्क्वायर R2, दैट इज आई स्क्वायर R1 प्लस R2। ठीक है, इस सर्किट में देखो इलेक्ट्रिक पावर कितना कंज्यूम होगा, यहाँ पे आई स्क्वायर R2, यहाँ पे आई स्क्वायर R1, टोटल कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2। आई पता है, आई स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 किया तो ये आंसर आ गया। तो अब देखोगे जो पावर हमने बाहर से डिलीवर करी थी वही पावर अंदर कंज्यूम हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, अब कोई मुझसे ये पूछ सकता है सर, बोले, हाँ बेटा, मैंने फोर्स आगे लगाया एफ एक्सटर्नल, मैग्नेटिक फील्ड ने पीछे लगाया, मैंने पावर पॉजिटिव प्रोवाइड किया, मैग्नेटिक फील्ड ने नेगेटिव पावर प्रोवाइड कर दिया, टोटल पावर तो जीरो मिला ना, तो ये इलेक्ट्रिक पावर कहां से आया है? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? सर हमने जो एक्सटर्नल पावर प्रोवाइड करी वो तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा नेगेटिव पावर जो प्रोवाइड की जा रही है उसी को बैलेंस करने में खत्म हो गई, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर कहां से आई? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में नहीं आया या सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है? मतलब आंसर तो अभी तक मैंने दिया नहीं है, आंसर देख के पगला रहे हो या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा हूं? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखो क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सर मैंने पावर प्रोवाइड किया एफ एक्सटर्नल इंटू वी, मैग्नेटिक फील्ड ने पावर दिया माइनस एफ बी इंटू वी, ये एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर था तो टोटल पावर हो गया जीरो। तो सर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से आई, मतलब ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से जनरेट हो गई? जवाब बहुत सिंपल सा है, जवाब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क। आप बोलोगे सर तो यहाँ तो दिख रहा है फोर्स पीछे लग रहा है, वेलोसिटी आगे, वर्क तो हो रहा है ना? बेटा बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी आपके पूरे वायर पे फोर्स नहीं लगाता, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है वायर के अंदर मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाता है। ठीक है, अब हुआ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ने सारे चार्जेस पे फोर्स लगाया है किस डायरेक्शन में? हमेशा चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो हमेशा ही जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो नेट पावर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा वो हमेशा जीरो होगा। समझ में आई बात? नहीं आया? चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, आपका आई एल बी जो मैंने बहुत शॉर्ट में ड्राइव किया था उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में ड्राइव करता हूँ, तब समझ में आएगा। इसको हटा रहा हूँ, कॉपी कर चुके ना इसको? देखो, हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करते हैं। क्या है, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है और इसमें
ये जो वायर है इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। करंट इधर है, वेलोसिटीज इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी ऊपर की तरफ होंगी, रैंडम वेलोसिटीज है, ठीक है। ओवरऑल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, बट यही आपका एक इलेक्ट्रॉन का पिक फोटो मैंने बनाया है। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, तो Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी क्रॉस बी देखोगे तो इधर है, चार्ज क्योंकि नेगेटिव है इसलिए फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा अलग आएगा, उल्टा आएगा, फोर्स का डायरेक्शन आएगा इधर की तरफ, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो फोर्स वेक्टर आएगा किसी एक इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज इक्वल टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब माइनस ई इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका फोर्स आएगा हर एक इलेक्ट्रॉन पे। इस तरीके से आप फोर्स निकाल सकते हो, जहां v क्या है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। सो इसका मतलब हो जाएगा कि जो नेट फोर्स आएगा वायर पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, दैट इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स समेशन वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मान रहा हूं, मैं इसको लिखूंगा माइनस ई टाइम्स समेशन वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ई टाइम्स समेशन वी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं समेशन वी वेक्टर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना। तो ये बेसिकली हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, मतलब एरिया इनटू लेंथ क्रॉस बी वेक्टर। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब देखो जरा, ये एन ई ए वी डी क्या बन गया, करंट बन गया। इनफैक्ट डायरेक्शन भी सही आ रहा है, क्योंकि माइनस वी डी वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ये हो गया आपका एन ई ए वी डी को मैं करंट लिख दे रहा हूं आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से आपका नेट फोर्स जो है वायर पे आता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस का सम जो है वो वायर पे लगने वाला नेट फोर्स होता है। लेकिन अगर हम इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इवन दो हम देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है वो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है आपके वायर पर, बट मैग्नेटिक फील्ड जो इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क कर रहा है, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क कर रहा है, जीरो, इसलिए ओवरऑल कितना वर्क करेगा, जीरो, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पे कोई वर्क नहीं करता, चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई वर्क नहीं करता, चार्ज पर ध्यान रखिएगा इस चीज को, चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है। कोई आपत्ति किसी को, एक मूविंग चार्ज पर या करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता। कई लोग सोच रहे होंगे सर अभी भी तो मैं बोल सकता हूं सर कि वर्क डन जो है वो नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। कई लोग कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो अभी भी आ रहा होगा ना सर, लेकिन ओवरऑल बाहर से देखूंगा तब तो मुझे दिख रहा है। किसी को दिमाग में डाउट है कि नहीं है, होना चाहिए मेरे ख्याल से तो, है। तो जवाब ये है कि ये बिल्कुल ही सरासर गलत स्टेटमेंट है। वर्क डन जो होता है वो तो समेशन एफ आई वेक्टर डॉट एस आई वेक्टर होता है, याद है। हम्म
इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि इंटरनल फोर्स जो होता है वो वर्क कर पाता है इवन दो नेट इंटरनल फोर्स इज जीरो। समझ में आया? ये जब हम लोगों ने इंटरनल फोर्स का वर्क पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि भैया जो वर्क डन है वो इस फॉर्मूले से मिलता है, इस फॉर्मूले से नहीं मिलता। आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, जो कि गलत है। अब क्लियर हुआ कि अभी भी क्लियर नहीं है? ओके, किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। ठीक। ये काफी कॉमन सा डाउट रहता है लोगों को, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है, फिर वर्क डन ऑन, सर ये वाला क्वेश्चन हमने वर्क डन में भी कर लिया। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, बट उससे पहले देखिए मोशनल ईएमएफ में बहुत सारे क्वेश्चन करना है। ये जो वायर के मूवमेंट की वजह से जो ईएमएफ आया ना, जो एरिया चेंज होने वाला केस था, इससे इस पर और इससे रिलेटेड केसेस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। बट पहले एक क्वेश्चन का हमें कॉन्सेप्चुअल और बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर देना है कि वायर के मूव करने से आखिरकार ईएमएफ क्यों आया। जब वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो ईएमएफ आया क्यों, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। सर ऐसा क्या हो गया कि ईएमएफ आया? आप बोलोगे सर फ्लक्स चेंज हुआ, अच्छी बात है। देखो बात समझो, थीटा वाला तो बेसिकली वो भी मोशनल मोशनल के अंदर ही आएगा, बट मेनली मैं मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की टर्म से बात कर रहा हूँ, या एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें पता है कि आपका जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। तो आपका जो ईएमएफ आएगा वो आएगा या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए या फिर आपका एरिया और थीटा चेंज हो जाए। एरिया या एंगल दोनों के दोनों चेंज कैसे कब होंगे? मोशन की वजह से होंगे, है ना। मोशन की वजह से एरिया और थीटा दोनों चेंज हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से भी ईएमएफ आता है और मोशन की वजह से भी ईएमएफ आ सकता है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एरिया हमने चेंज किया, कैसे किया? एक वायर को मूव करा के किया। एंगल कैसे चेंज करेंगे? पूरे के पूरे लूप को घुमाएंगे तब होगा चेंज, है ना। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर या एंगल जो है वो कब चेंज हो, कैसे चेंज होगा? ड्यू टू मोशन चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से भी ईएमएफ आता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से जो ईएमएफ आता है ना, उसके पीछे एक सीधा सा एक्सप्लेनेशन है, सीधा सा एक कारण दे रखा है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ईएमएफ बनता है और उसी ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, ठीक है। पर यहां तो हम लोग समझ सकते हैं कि यार कुछ कॉम्प्लेक्स सी चीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हो रहा है गड़बड़, बहुत भयंकर सी चीज हो रही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया, उसकी वजह से करंट आया, बहुत बढ़िया बात है। पर मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में जब वायर मूव किया तो उसकी वजह से ईएमएफ क्यों आ गया, उसकी वजह से क्यों करंट आ गया, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो जरा, हम इस मोशनल ईएमएफ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हम इस कहानी में सुनेंगे, आगे वाली कहानी में, छोटी सी कहानी में। ये आपके पास एक वायर है, ठीक है। मान लेते हैं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर
इस तरफ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वायर के साथ आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी आगे की तरफ वेलोसिटी आ गई वायर के साथ। इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा देखो जरा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऊपर आया तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नीचे जाके इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनने लगेगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया इसलिए ऊपर बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से क्या हुआ, ऊपर से नीचे तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये नीचे लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर से लग रहा है, ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, वेक्टर सम 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज EE इज इक्वल टू EVB। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया है V इंटू बी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? ऐसे भी कर सकते हो, ये तो मैंने सीधे सीधे स्केलर तरीके से कर डाला। मैं भी लिख सकता हूं कि एफ ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस ई इंटू ई वेक्टर प्लस माइनस ई इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कोई दिक्कत? अब लेट से ऊपर की तरफ ये वाला जो लेंथ है ये एल वेक्टर, ये नीचे से ऊपर मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है, लेंथ का डायरेक्शन मान रखा है। तो हमें पता है कि जो डेल्टा वी होता है दैट इज माइनस ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या जो ईएमएफ आएगा that is basically v vector cross b vector dot l vector, इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है। ये जो तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट है ना, v a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट c वेक्टर, क्या है ईएमएफ का फॉर्मूला? इसको सब लोग ध्यान रखेंगे, ईएमएफ का फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला आ रहा है क्या है फॉर्मूला, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट l वेक्टर। ये जो फॉर्मूला आया है ईएमएफ का, इसको आप याद रखेंगे। और ये जो फॉर्म है ना a क्रॉस b डॉट c वेक्टर में, इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं।